हो जाएगा ठीक सब। चलो देखो, मैकेनिकल वेव बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ट्वेल्थ के दो चैप्टर इससे रिसेंबल करेंगे। तो अभी खाने का टाइम है, तो फिर तो रखो ना, अब तो अभी खोलना है। वाह, चलो रखो, अब खिंचाई ना करना सब। चलो देखो। हाँ रख लो। हाँ, क्या बात कर रहे हो? पूरे लेक्चर में ही नहीं है? अच्छा, वो सारा वाला आ रहा था, गूंज रहा था ना। हाँ ठीक है, वो हो सकता है, चेक कर लेंगे। देखो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेई के हिसाब से एक सवाल और नीट के हिसाब से दो सवाल इस चैप्टर से। एसएचएम का भी हिसाब किताब हमने कर लिया था। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए और ज्यादा हो जाता है क्योंकि ट्वेल्थ में चैप्टर 7 जब हम आपको पढ़ाएंगे एसी, तो वहां पे भी ऐसे ही इक्वेशंस बन बन के आएंगी, ठीक है क्या? उसके बाद जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे भी आएगा बहुत अच्छे से। वेव ऑप्टिक्स में वहां पे हम लोग सुपरपोजिशन, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इक्वेशन बनाना, वहां पे ओमेगा को लिखेंगे √k/m। तो बच्चों के तोते उड़ जाते कि पता नहीं कहाँ से टीचर लिख रहा है कुछ भी, तो वहां थोड़ी दोबारा बता सकते पूरी कहानी। इसलिए ध्यान से इस चैप्टर को भी हम लोग थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि सर पढ़ना क्या क्या है। एसएचएम में याद है क्या? उसमें भी तीन चीजें पढ़ी थी। पहला, काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम। दूसरा, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में दो था, सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम, स्प्रिंग मास सिस्टम। और लास्ट वाला जो जल्दी से निपटाया था अरे उतना ही था रे। चलो इसमें भी लास्ट में हम वैसे ही थोड़ा रफ्तार पकड़ेंगे। पहला इसमें है बच्चा, जो तुम्हारी लाइफ में नहीं हो रहा है प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है क्या? दैट इज ऑल्सो वी कैन कॉल इट ट्रैवलिंग वेव, ठीक। अब देखो, चल रहा है तो उसके पास क्या होगा? अरे डिस्प्लेसमेंट रे, वेलोसिटी। अब जिसके पास वेलोसिटी वगैरह आ गया उसके पास, अरे एनर्जी आएगा ना? नहीं, समझ गए क्या? पावर आ जाएगा, इंटेंसिटी आ जाएगा। तो ये सारी बातों पे चर्चा होगा, पहला पार्ट, ठीक है। एसएचएम का दूसरा पार्ट क्या था? अच्छा, पहला पार्ट क्या था फिर? तो तीसरा क्या था फिर? हाँ, यहां आएगा सुपर पोजिशन, ठीक है क्या? इसमें बच्चा दो चीजों पे चर्चा होगी बेसिकली। एक होगा स्टैंडिंग वेव और एक होगा, कोई तुक्का लगाएगा क्या? डिकचिक डिकचिक, बीट रे, ठीक है। दो हो गए। एंड लास्ट, एक हो गया, दो हो गया, हाँ लास्ट वाला मजेदार है। क्या तुम्हें आंखें बंद करके पता चलता आसपास में क्या घट रहा है? क्या बात कर रहा है? सुन के पता चलता है ना। अरे आंख बंद की हुआ, मान लो दूर से कोई गाड़ी आ रही है, जब पास आएगा तो सुई नहीं, आवाज बढ़ेगा पहले उसके बाद जब सामने से गुजरेगा तो सुई अरे कम होता है ना भाई। तो उसको कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में, सॉरी फिजिक्स में, डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है क्या? तो ये हो गए तीन पार्ट। आसान हो गया चैप्टर, तीन चीज तो पढ़नी है, उसके बाद खत्म। उसके बाद कहाँ मेहनत करना है? तेरी एक दो तीन खत्म। इसमें सुई सुई कर लेना, हो गया। सुपर पोजिशन तो वहीं पढ़ लिए थे एसएचएम में ही। और प्रोग्रेसिव जो तुम्हारा हो नहीं रहा, तुम्हें भावना पहले से है। चलो अरे गजब, ठीक ठीक। अब सुनो, करते चैप्टर का स्टार्ट यार। अच्छा अभी खत्म हुआ था, कहाँ लिखे? सुई सुई चलो देखो, थोड़ा इधर देखो, फिर वापस चलेंगे वहां पे। तो बेसिकली बच्चों, वेव, अच्छा बंटवारा समझते हो क्या? क्या?
जायदाद का आधा तेरा आधा मेरा, घर पे जाके मत बोलना आज, बहुत पड़ेगा। अच्छा तो बंटवारा का भाई बेसिस होता है ना कुछ ना कुछ। कितनी बार तो कहा है सारे नालायक एक तरफ हो जाओ, पढ़ने वाले एक तरफ, बौने एक तरफ, मोटे एक तरफ, पतले एक तरफ। अच्छा ठीक है। तो वेव को हम लोग मीडियम के बेसिस पे दो कैटेगरी में बांटेंगे। एक रहेगा हमारे पास मैकेनिकल वेव, और दूसरा रहेगा बच्चा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है क्या? मैकेनिकल वेव बच्चा वो होगा जिसको मतलब आगे चलने या बढ़ने, क्या लिखा था मैंने अभी, प्रोपोगेशन क्या? अच्छा अरे भाई वहां से, ठीक है। जिसको मैकेनिकल वेव वो होगा बच्चा जिसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा, और इसको मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है क्या? क्या आप इसके बारे में पहले सुने हो? क्या बात कर रहे हो, सुने तो हो गया ना? अरे तुम्हारी जिंदगी में क्या नहीं है? उजाला भी नहीं है। उजाला कहां से आएगा? रोशनी से, और कहां से? तो सूरज से जो रोशनी आता है वो कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कंफर्म है ना? एक बात बताओ, कुछ ऐसा तो सुनोगे ना कि भैया अगर सूरज से रोशनी आ रहा है तो जाहिर सी बात है वहां बहुत बड़ा बड़ा बम फूट रहा होगा। ऐसे ही रिएक्शन होके पहुंच जा रहे हैं यहां तक। भाई जाहिर सी बात है बम तो फूट रहा होगा ना। तुम नहीं जाके माचिस लगा रहे हो, नेचुरल प्रोसेस है। आप लोग जाके न्यूक्लियर जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन फीजन जैसी चीजें। अगली साल, सॉरी इसी साल, इसी साल हाँ। तो हाँ, जैन वाला बुद्धि दिखा सेशन में, वैसे 12वीं में जाएंगे तो पढ़ाएंगे। सुनो, तो यार अब कहाँ था यार, मैं भूल गया। हाँ सूरज पे। तो सूरज पे बमबारी हो रहा है ना भाई, ठीक। टूट रहा है रिएक्शन। अरे परमाणु बम का जब तुम लोग देखते होगे टीवी में, होता है ना एक्सप्लोजन जबरदस्त वाला, तो वहां वाला आवाज यहां तक कभी नहीं पहुंचता, लेकिन रोशनी पहुंच जाता है। चांद का भी रोशनी यहां पहुंचता है। देखो, देखो रे, 9वीं 10वीं भी नहीं पढ़े हो तुम लोग। चांद के पास रोशनी होता है क्या? कहाँ का रोशनी होता है वो? इतना समझ में आता है ना? तो चक्कर ऐसा है कि साउंड मतलब अभी यहाँ पे हम डील करेंगे मैकेनिकल वेव के साथ। पहले इसको देख लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं बच्चे, इसको कोई भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इसीलिए सूरज पे फटने वाला बम का आवाज यहां नहीं पहुंचता है, लेकिन रोशनी पहुंच जाता है। क्योंकि लाइट कैसा वेव है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है। इसके ऊपर 12th में लास्ट चैप्टर जो है फर्स्ट बुक का, उसमें हम ये पूरा चैप्टर डिस्कस करते हैं, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। दोनों एक दूसरे को ये यहाँ पे ना वो वाला कहानी चलता है, पहले मुर्गी की पहले अंडा, है ना? तो ये उसको बनाता है और ये उसको बनाता है, लेकिन कौन पहले बना उसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन ये है कि इसकी वजह से ये और इसकी वजह से ये, और ऐसे प्रोपोगेट करता है, इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब सूरज से धरती तक पहुंचने में बहुत सारा ब्लैक स्पेस होगा ना भाई, अरे जहां कुछ भी नहीं होगा, फिर भी वो ट्रेवल करके यहां तक पहुंच रहा है। समझ गए क्या? तो अच्छा सूरज से आने वाली रोशनी का रेंज बड़ा होता है ना। अपन जो देखते हो विजिबल, जो अपन को दिखाई देता है, फिर उससे भी कम आ जाओ तो इंफ्रा, उससे ज्यादा आ जाओ तो अल्ट्रा, रेडियो सुने हो ना ऐसे करके चीजें। ठीक है। तो इलेक्ट कुल मिला के भी इस पे नहीं जा रहे, आपको बस इतना दिमाग में रखना है सर इसको मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है क्या? दूसरा, जब हम लोग बच्चों डील करते हैं मैकेनिकल वेव के साथ, तो इसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट है। ठीक है क्या? अब फर्दर हम लोग इस मैकेनिकल वेव को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दो पार्ट में। वन इज लॉन्गिट्यूडनल और अदर वन इज ट्रांसवर्सल। क्या स्पेलिंग क्या होगा यार इसका? अच्छा, ट्रांसवर्सल वेव। ठीक है क्या? एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्सल, दोनों को मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा ही होगा। अभी जब अपन काइनेमेटिक्स पढ़ते थे, अपन थोड़ा, अरे बाद में छापना रे चित्रगुप्त, और घर पे जाएगा, देंगे मौका छापने का घर पे। तो सुनो, फिर मिस कर गए, कहा था मैं? हाँ, काइनेमेटिक्स में जब पढ़ाई करते थे तो वहां पे याद करो, मान लो अगर मैं अभी 10 की रफ्तार से दौड़ रहा हूं तो मेरे पास कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। मेरी रफ्तार अगर 10 से 20 हो गई तो मेरी एनर्जी बढ़ी ना भाई, तो मेरे पास कौन सी एनर्जी? मतलब मैं दौड़ूंगा तुम थकोगे, कंफर्म है ना? मैं दौड़ूंगा मैं ही थकूंगा, वो एनर्जी मेरे पास ही होगा। तो वहां क्या होता था कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गया,
तो अगर जो उसके पास एनर्जी रहता था वही कैरी करके वही मास कैरी लेके एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता था ना। लाइक अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है, अब मैंने मान लो अपना एफर्ट लगाया, तो स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, किसके पास आई? अरे स्ट्रक्चर उसका चेंज किया तो पोटेंशियल एनर्जी हवा में थोड़ी गया, उसके अंदर स्टोर हो गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनर्जी उसी के पास रहा। लेकिन जब हम लोग वेव्स के बारे में चर्चा करते हैं, तो यहां पे क्या होता है कि जो डिस्टरबेंस होता है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचेगा, बट जो पार्टिकल होगा या जो ऑब्जेक्ट रहता है, वैसे ऑब्जेक्ट बोलना सही नहीं रहेगा, पार्टिकल ही बोलना चाहिए, पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचेगा। मतलब कुल मिला, अच्छा एक बात बताओ, मैं ऐसे अगर कभी बोल के तुमसे बातें कर रहा हूं तो ऐसा थोड़ी है मेरा फेफड़ा या गला निकल के तुम्हारे कान में घुस जा रहा है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बैठो, तो माए बाहर आई। जल्दी बेटा, ठुमक ठुम। हाँ, तो यहां पे क्या होता है, पार्टिकल मूव नहीं करते हैं। पार्टिकल, हमने एनर्जी दी इसको, ये जैसे मान लो अभी क्लास में मुझे कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक तरीका होता है मैं हाथ में पेपर लेता और ऐसे ऐसे बांटते बांटते निकलता है। एक होता बंडल आगे वाले को देता, वो अपना रखता, पीछे देता पीछे देता। तो पेपर हम लेके आखिरी तक नहीं गए, यहीं से एक से एक 10 साइकिल को लाइन से खड़ा करके पहले पे लात मारेंगे, शायद आखिरी भी गिर जाएगा, नहीं? अरे गिरेगा ना भाई। तो क्या पहले साइकिल ने जाके आखिरी वाले को गिराया है? तो यहाँ पे क्या ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर। तो वेव इस तरीके से प्रोपोगेट करती है। अभी थोड़ा आइडिया हमें और अच्छा होगा, पर एक रफ आइडिया हमने थोड़ा ले लिया है। वापस चलते हैं देखो क्या लिखा है यार इस पे, पढ़ो तो, अंग्रेजी ठीक है तुम लोग का? हाँ देखो, वेव इज अ wave is a क्या, हाँ, mode of energy transfer in which net displacement of a medium particle is not required। आज से पहले होता था ना, डिस्प्लेस होके गया तो पता, अरे स्प्रिंग एक से डिस्प्लेस हो गया तब तक तो नहीं आता 1/2 kx नॉट स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो क्या बोलोगे सर, जीरो है पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा कहते थे अपन। रफ्तार नहीं है तो कह देते थे कि भैया काइनेटिक एनर्जी जीरो है। बट यहां पे एक्चुअल में क्या होता है, ट्रांसफर किसका होता है, पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होता है, किसका होता है? हमने इसको एनर्जी दी, इसने उसको दी, उसने उसको दी, तो यहां से जो एनर्जी जो एक सोर्स से निकली है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी, और उसको लेके लेकिन कोई नहीं जाएगा, ये सेल्फ एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा ऐसे करके फैल जाएगा। दूसरा क्या लिखा देखो तो, फॉर प्रोपोगेशन ऑफ अ मैकेनिकल वेव मीडियम मस्ट हैव, यहां पे कुछ लिखा हुआ है ना, एक लिखा है बल्क और एक लिखा हुआ है इलास्टिसिटी। ठीक है क्या? बल्क का क्या मतलब है, जैसे मैंने कहा कि लाइन से मैं तुम सबको खड़ा कर दूं, ठीक है, और खड़े खड़ा करते टाइम मैंने ये कंडीशन रखा कि जैसे मान लो तुम ऐसे खड़े हो, तुम ऐसे सुला दिया पहले, ठीक, और ये डिस्टेंस को मैंने मेजर कर लिया, सेकंड वाले को वहां खड़ा करा, फिर इसको सुलाया, हाइट मतलब लेंथ मेजर करा, और नेक्स्ट वाले को ऐसे, कुछ समझ गए क्या? मतलब जितनी तुम्हारी हाइट है सामने उतना जगह छोड़ दिया। अब मान लो तुम लोग सारे के सारे ऐसे खड़े हो, अब पहले वाले को मैंने धक्का दिया, तो क्या पहले वाले को धक्का देने से आखिरी वाला इस कंडीशन में गिर पाएगा क्या? काहे? स्पेस आ जा रहा है ना, मतलब एक पार्टिकल के बाद जो दूसरा पार्टिकल होना चाहिए वो पास होना चाहिए ना। अब बल्क का मतलब समझ में आया क्या? तो पास रहेंगे तब तो ये उसको नेक्स्ट वाले को एनर्जी दे पाएगा, नहीं तो नहीं दे पाएगा, समझ गए? अब तुमने मान लो लाइन से लोग खड़े हैं, पेपर में का चाहते हो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, लेकिन तुम फिक्स हो, अब तुम्हारा हाथ ही वहां नहीं पहुंचेगा तो कैसे ट्रांसफर होगा, समझ गए क्या? तो जो मीडियम होना चाहिए कैसा होना चाहिए, बल्क, पहला ठीक है। दूसरा, मीडियम कैसा होना चाहिए, अच्छा इलास्टिसिटी मतलब समझते हो क्या? क्या? जो तुम लोग हो, तुम लोग इलास्टिक हो ना भाई। हाँ देखो पहचान गया भाई तुम्हें पढ़ना नहीं है, अभी हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो झक मार के पढ़ रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही हटेगा वापस किताब बंद, वापस अपने जोन में चले जाओगे। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि सर आप बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाओ या डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ, और वो जैसे ही रिमूव होगा वापस से आप अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लोगे, इसी को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। क्लियर है क्या? तो अब अगर मीडियम इलास्टिक नहीं होगा तो साउंड प्रोपोगेट नहीं कर, जितना अच्छा इलास्टिक मीडियम होगा, जो चीजें वाइब्रेट करती हैं वो ज्यादा अच्छा साउंड प्रोड्यूस करते, नहीं, वाइब्रेशन रहता है तभी तो साउंड प्रोड्यूस। कभी हाथ से कुछ प्लेट रात को अगर गिर उड़ जाए या कुछ भी गिरता है, आवाज जबरदस्त आता है क्या? तो तुम्हारे पास अगर अकल होगा तो फट से एक बार थप्पी मार दो, तो वाइब्रेट होना बंद हो जाएगा, समझ गए क्या?
तो अब होता क्या, जरा देखना, थोड़ा सा इलास्टिसिटी समझ में आया क्या? तो मीडियम कैसा होना चाहिए? बल्क, समझ रहे हो ना? अरे घना होना चाहिए रे, तब तो हमने एक को एनर्जी दी तो ये नेक्स्ट वाले को देगा, ये नेक्स्ट वाले को देगा। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहा मैंने? इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करना चाहिए, ठीक है क्या? थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं, कुछ है क्या इसमें लिखा हुआ? अच्छा कुछ नहीं है, चलो। तो थोड़ा इंट्रो आया समझ में। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास ट्रांसवर्स वेव। मैकेनिकल वेव को दो कैटेगरी में बांटा, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, क्या है दोनों में सिमिलरिटी, सॉरी डिफरेंसेस, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जो लॉन्गिट्यूड, देखो इसको भी मीडियम चाहिए, इसको भी, ये भी बिना मीडियम प्रोपोगेट नहीं कर सकता, ये भी बिना मीडियम प्रोपोगेट नहीं कर सकता। लॉन्गिट्यूडनल वेव बच्चा क्या, इसमें मैं कहता हूं आपको अगर इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है तो आप एक याद रखो तो ज्यादा फायदे में रहोगे। मतलब कभी बार दिमाग से अगर स्लिप हो जाए तो आप लॉन्गिट्यूडनल को कंसीडर करो साउंड, जो अपन बातचीत कर रहे हैं ना, तो जो साउंड वेव है ये कैसा कैरेक्टर, किस कैरेक्टरिस्टिक का है? लॉन्गिट्यूडनल का। इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, देखते जाओ। जैसे मान लो बच्चा, ये मैं तुम्हारी कुछ शक्ल ऐसे बना देता हूं, है ना, विमल वाले दांत। चलो देखो, तो राक्षस लग रहा है, ठीक है। तो यहां पे बच्चा एयर मॉलिक्यूल्स होंगे ऐसे करके, पार्टिकल्स जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, अरे अपन बोलते तो फील नहीं होता, यहाँ झटका सा फील हो रहा है, जैसे घर में कोई छोटा बच्चा हो, है ना, और तुमने कुछ उसके साथ कर दिया और वो अगर रोने लग पड़ा, तुम्हें पता है पढ़ने वाली है या गाली खाने वाले, तो क्या करते हो? काहे बोल ना पाए वो। सबने किया है क्या? किसने किया है? आज घर फोन करके बताना पड़ेगा। चलो ठीक है। अरे सुनो भाई, तो जब अपन बोलते तो फील होता है ना यार, यहाँ पे कुछ हो रहा है, गुदगुदी सा, मतलब ठीक है कुछ तो फील होता ही है। नहीं, अरे होता है ना। तो हो क्या, अच्छा बोलते बोलते थकेगा आदमी? अरे हम लोग तो वैसे ही थकते हैं, यही काम कर रहे हैं, इसी का मिल रहा है। चलो, तो भाई साहब हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे लगा हुआ है कुछ पिपनी, अरे है ना भाई वोकल कॉर्ड, क्या यहाँ कुछ और लगा रहता है? तेरे में तार बंधा हुआ है और टन करता है? अरे है ना भाई यहाँ पे वोकल कॉर्ड, 10वीं तक तो पढ़े होगे सबने। और हम, अच्छा एक बात बताओ, तुमसे हमें एक टास्क है कि तुम अभी क्लास में एकदम जितना जोर से चाहो चिल्ला सकते हो, है ना? जितना जोर से चाहो उतनी जोर से चिल्ला सकते हो, बस कंडीशन एक ही है, सांस बाहर छोड़ने के बाद जितना जोर से चिल्ला सकते हो चिल्ला के दिखाओ। सांस छोड़ने के बाद। तो क्या चिल्ला पाओगे क्या? काहे भैया? अबे जब चिल्लाना होता है तो क्या करते हैं? क्या होता है उससे? सांस भरे, गला में, गला के पास भी पहुंचा होगा ना भाई। अब जब तुम चिल्लाओगे तो तुम्हारी पिपनी ऐसे टक 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 टक, अरे समझ रहे हो क्या? तो जो अंदर हवा भरा वो भी टक 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 टक, और वही तो मुंह से निकल रहा है, कुछ समझे क्या? आ कपिल शर्मा शो चल रहा है ना? चलो देखो, ये वापस आए क्या? ये बात समझ में आ गई क्या? हवा जरूरी है, तुम सांस छोड़ के बोलने का कोशिश कर लो तो मान जाए, बिना हवा नहीं निकलेगा भैया, कुछ चाहिए ना, किसको वाइब्रेट कराओगे? तो जो यहाँ पे पिपनी, वो वाइब्रेट तो करने की कोशिश कर भी रहा होगा, जो मैंने किया कर तो रहा होगा, लेकिन आगे कुछ है ही नहीं बेचारा, करे तो करे किसको, कुछ तो होना चाहिए, समझ गए क्या? तो जो एयर है, अरे हवा भैया, उस हवा पे टक 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 बजा, समझ गए क्या? अब जो पार्टिकल प्रेजेंट है उनके पास प्रॉपर्टी है तुम्हारी वाली, जब तक तुम्हें पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हो, छोड़ेंगे वापस स्नैपचैट, कहाँ आ जा ही नहीं है क्या? यही होता है ना। तो जो पार्टिकल अपने एयर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है, अपनी जगह पर है, जैसा मोशन उसका। अब लेकिन मैंने जैसे ही बोला वो क्या कर रहा है? अरे इधर, समझ रहे हो ना, यहां से निकला वाइब्रेशन, अरे मतलब डिस्टरबेंस निकला। अब वो डिस्टरबेंस किसको मिला? इस पार्टिकल को मिला। अब ये पार्टिकल कहाँ जाएगा? आगे, पर इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी की वजह से फिर किधर आना चाहेगा? समझ गए क्या? और यही, अब जब जब बोलोगे तब तक ये प्रोसेस चलते रहेगा। तो ये आगे गया, इसके आगे वाले को धक्का दिया, इसके आगे वाले को धक्का दिया, इस तरीके से साउंड प्रोपोगेट करता है, ठीक है क्या? और अच्छा, कहाँ है भैया?
पढ़ लो, निया चैप्टर आज शुरू हुआ है, इसको पता ही नहीं है। चलो, अच्छा तो अपन कई बार अगर जोर से बोलना हो तो ऐसे करके बोलते हो, अरे सुनो टाइप से, ऐसे वो चोंगा उंगा भी लगा हुआ रहता है, तो चोंगा के नाम पे देखो ना, उसका मुंह चोंगा बन गया है। हाँ, चलो ठीक है। तो सीन कैसा है, देखो टॉपिक से दूर नहीं जाना है, मतलब मजे मजे में खत्म हो जाए। तो कुल मिला के मैंने ऐसा इसलिए कहा कि साउंड के जो पार्टिकल जब आप बोल रहे हो तो वो ऐसे ही वाइब्रेट करते हैं, और साउंड का जो प्रोपोगेशन का डायरेक्शन वो भी, मैं इधर अगर मान लो किसी को इरिटेट करना हो तो उसका कान अगर यहाँ है तो मैं ऐसे करके बोलूंगा, इरिटेट हो जाएगा, या इसे रख के बोलो कायदे से। तो पार्टिकल्स का भी वाइब्रेशन ऐसा, अरे मतलब इस तरह, और साउंड वेव भी किधर जा रहा है, अगर ओरिजिनेट यहां से हो तो डायरेक्शन, तो मतलब कि पार्टिकल का वाइब्रेशन और प्रोपोगेशन ऑफ वेव दोनों एक ही डायरेक्शन में रहे, किस केस में, लॉन्गिट्यूडनल वेव में। समझ गए क्या? तो इसमें हमें दिमाग में क्या रखना है, डायरेक्शन ऑफ, समझ जाओगे क्या, प्रोपोगेशन और डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन या वाइब्रेशन, जो कहना कह दो, ऑसिलेशन, बोथ आर इन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है क्या? तो ये किसकी कहानी थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव की। ठीक है क्या? दूसरा है बच्चा, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब ये यहां पे होगा क्या, देखो अभी आगे डिस्कस करें, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, साउंड भी ऐसे जा रहा है, और लेकिन जो पार्टिकल उनका वाइब्रेशन कैसा है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब पार्टिकल्स का वाइब्रेशन ऐसे, और वेव भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, उसको अपन क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है? ट्रांसवर्सल वेव में बच्चा, अरे वो वाला स्टेप नहीं है ऐसे डांस वाला, अरे ये वाला रे, तो जब अपन ऐसे कर रहे हैं, जो मैं रिदम ऐसे बना रहा हूं, तो ऐसा थोड़े मेरी उंगली, ये वाली उंगली देखो तो यहाँ आ गई इस बार में, तो हो क्या रहा है, ये सीक्वेंस में ऊपर नीचे हुआ, जो ज्यादा अच्छा से कर सकता हो डीआईडी में चला जाता है कि नहीं? तो ये क्या हो रहा है, अरे ये वाइब्रेशन किस पे है भाई, इस पे है, लेकिन वेव किधर बन गया, अरे कई लोग पेट से निकालते हैं पैर पे, फिर पैर से हाथ पे, चल रहा होता है ना। समझ गए क्या? तो ट्रांसवर्सल में क्या होगा, जल्दी बोलो, पार्टिकल्स का वाइब्रेशन ऐसे ही से, कुछ समझ रहे हो, और वेव कैसे चलेंगे, इस तरीके से। ठीक है? ट्रांसवर्सल लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्सल लॉन्गिट्यूडनल। तो इसमें क्या ध्यान में रखना है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड पार्टिकल वाइब्रेशन, particles vibration are perpendicular to each other। ठीक है? थोड़ा और पीएचडी करने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखो हमारे पास आज बहुत सारा एनिमेटेड वीडियो है, कहाँ गया रे, यो कुछ समझ में आ रहा है क्या, कुछ ऐसा, अरे ये सॉलिड है क्या, नहीं, सॉलिड मतलब हवा या पानी नहीं ना, कि हाथ पानी पानी हो गया है। तो अगर अपन ऐसे करके थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट करें तो, देखना रे ऐसे, ठीक है, थोड़ा और अच्छे से हो जाए, दिखा क्या? तो अपन यहाँ डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है वेव बन के इधर जा रहा है, तो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन किस पे हो रहा है, इस पे, और वेव किधर जा रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल, ये ट्रांसवर्सल। समझ गए क्या? देखो यहाँ पे भी तो वही चल रहा है, ध्यान से देखो, अपन को लग रहा होगी सर ये इधर की तरफ आ रहा है, देखिए उठा 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 इधर गया, लेकिन एक इंडिविजुअल को पकड़ो, देख तो ये यहीं पे है क्या, ऐसे ऐसे, दिखा क्या, किसी एक को भी पकड़ लो, ये आ जा रे, दिखा क्या? समझ गए? कौन सा है ये, ट्रांसवर्सल। समझ गए? हम ऐसे बना सकते हैं ना, अरे एक स्ट्रिंग ले ली टाइट सी, यहाँ पे एक ट्यूनिंग फॉर्क लगा दे, ट्यूनिंग फॉर्क समझते हो क्या? इस शेप का कुछ होता है, इसे करके तो टन, तो उसको अगर यहाँ पे रखेंगे क्या होगा, डिस्टरबेंस किसको मिल रहा होगा, अरे इसको मिला ना यार, अब यही डिस्टरबेंस आगे की तरफ चल पड़ेगा। समझ गए क्या? अरे झटका मारते हैं ना भाई ऐसे करके, चल, और देख लो ये भी देखो ऐसे ही है कुछ, अरे ये लग रहा है ना आगे जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, देख तो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, देख लो झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, देख लो, कहा गया, हाँ ये देखो, अरे इस देखो ना ग्रीन वाले पे ये नाच रहा है ना, कौन सा है, अरे वेव इधर जा रहा है, पार्टिकल अप एंड डाउन कर रहा है, तो कौन सा है, ट्रांसवर्सल। इसको जरा देखो, ये समझ रहे हो, ऐसे स्प्रिंग टाइप से है ना, ज्यादा ऐसे स्प्रिंग टाइप से है, और यहाँ पे उसको देखो क्या करा, कंप्रेस करा इसने, ऐसा लग रहा है ये आगे की तरफ जा रहा है, देखो तो,
पर एक्चुअल में क्या हो रहा है? अरे ये आगे पीछे जा रहा है और हमको क्या लग रहा है कि वेव इस तरफ जा रहा है, और वाइब्रेशन भी किस पे, इसी प्लेन पे है ना, मतलब इसी सेंस में है ना भाई। तो ये कौन सा हो गया? लॉन्गिट्यूडनल। समझ गए क्या? ये तो वही हो गया, ये हवा वाला जो अपन बातें बातें करते हैं। टा, 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 टा। समझ गए क्या? विमल पान मसाला। ठीक है। अरे कीटाणु नहीं फैला रहा है रे। अरे इसने बोला एनर्जी मिला, तुम किसी भी एक पार्टिकल को उठा के देख लो, देखो ये आगे पीछे ही हो रहा है, दिख रहा है क्या? ऐसे ऐसे ऐसे। तो यही कंप्रेशन, देखो ये वाला पार्ट कंप्रेशन, जब ये आगे जाएगा तो कंप्रेस हुआ, फिर पीछे गया तो रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। इस तरीके से साउंड वेव जो होता है वो प्रोपोगेट करता है। ठीक है क्या? किसका एग्जांपल हो गया ये? बहुत बढ़िया, लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर? ये कौन सा है जल्दी बताओ, बोलो रे। कैसे? अरे ये लोग तो उठक बैठक कर रहा है ना भाई, वेव ऐसे जा रहा है। तुम्ही को अभी प्रैक्टिकल कितना मजा आता ना, तुम लोग लाइन से खड़ा करते कहते करो उठक बैठक, तो रिदम में जाते तो वेव ऐसे बन के जा रहा होता। अभी 26 जनवरी आ रहा है ना, उसमें दिख जाएगा। क्या? अरे तब तुम्हारे स्कूल में नहीं होंगे ढंग के कोरियोग्राफर, ये तो करते वरते हैं ना भाई। अरे जब फ्लैग भी ऊपर लगा हुआ रहता है, वो भी वेव नहीं बना रहा होता हवा की वजह से, तो वो तो आगे पीछे बस ऐसे वाइब्रेट करता, अपन को क्या लगता है? कई बार स्टेडियम वगैरह में दिखता हो तो लाइन से एक पूरा एक सीक्वेंस बनता है, लगता है वेव टाइप। समझ गए क्या? कौन सा वेव था? ट्रांसवर्सल। ये देखो मैं आ गया। ओए या ओए यो। तो क्या इसकी उंगलियां यहाँ से यहाँ थोड़ी आ गई? अगली बार अपनी वीडियो डाल दूंगा मैं इसमें। चलो, इसको देखो भाई, ये पहचान रहे हो इसको? कौन सा वेव बना रहा होगा अभी ये? जल्दी बताओ। लॉन्गिट्यूडनल ना, अबे डिस्टरबेंस ऐसे क्या ना भाई। चलो, मैं ऐसा क्यों हूं, नहीं नहीं ये तो वो है ना, टिनिंग नहीं नहीं नहीं। कौन सा? वाह वाह वाह। छुट्टी। चल बे। अब पढ़ने दो। मुजरा क्लास चल रहा है का बे? हैं? चलो, अब बाद में देखना, इधर आ जाओ। समझ गए कि नहीं? ट्रांसवर्सल लॉन्गिट्यूडनल। बस बस भाई, मान लो मैं बता रहा हूँ ना, तुझे मैं ऐसे ऐसे रखा सामने, सामने रखी दीवार, हमारा पट से, तो ये कौन सा होगा? लॉन्गिट्यूडनल है, तो जाएगा भी इधर है। समझ गए क्या? और तेरा खनके का भी ऐसे ही। समझ गए? अरे गजब। चलो, थोड़ी बातें और देखो, थोड़ी बातें और देखो, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। कूड़ दो फिर। कहाँ है? कुछ चाहिए तो हमसे ले लो उधार। चलो, बिग बॉस का शो चल रहा है, टीआरपी बटोरना है तुमको, मतलब जबरदस्ती घुसे पड़े हैं। चलो, सॉलिड में अगर हमारे पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है बच्चा, तो उसमें आप लोग लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल दोनों वेव बना सकते हो। ट्रांसवर्सल वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों बन सकता है किसी सॉलिड में। कैसे? अबे तार पकड़ा था मैंने अभी, ऐसे कर रहा था तो कौन सा था? अरे ऐसे किया ना यार, ऐसे छटकाया टाइप से तो वेव बन के गया ना। सॉलिड है कि नहीं है वो? कोई तार भी अगर लेके करे ऐसे करके नहीं होगा? कई बार लचीला सा चाबुक रे, चाबुक चाबुक, देखो कि नहीं? अरे सॉलिड है, ऐसे कर रहे, बन रहा है ना बढ़िया ट्रांसवर्सल। अच्छा, और वो, अरे मान लो ऋतिक रोशन जो ऐसे कर रहा था, उसके आगे रख दो लाके एक स्प्रिंग, उसने कहा ठंडंग नंग, तो ऐसे जाएगा ना भाई। तो कौन सा हो गया? तो क्या सॉलिड में दोनों बन सकता है? तो सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बना सकते हैं। और अच्छा, एक बात बताओ, अगर अपन लिक्विड की बात करें तो इसमें क्या बनेगा? क्या बनेगा? लॉन्गिट्यूडनल बनेगा, ट्रांसवर्सल बनेगा? अगर मीडियम सॉलिड है तो, सॉरी, मीडियम अगर लिक्विड है तो
तुम्हारा मुंह ले हम पानी में घुसा दें तो क्या होगा? बुलबुला फेंकोगे? डिस्टरबेंस कैसे क्रिएट करोगे? अबे ऐसी तो करोगे। तो जब तुम डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे तो कैसे जाएगा? अरे पार्टिकल ऐसे मतलब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे, समझ गए क्या? तो लेकिन लेकिन इसमें कुछ खास बातें हैं। अगर तुम इनसाइड में चले जाओ, किधर? पानी के अंदर। तो पानी के अंदर मछलियां उछलियां ऐसे ही बात करत हैं। डॉल्फिन नहीं बोलता, अल्ट्रासाउंड वेव्स। बहुत बहुत मजे ले रहे हो। चलो, तो इनसाइड में बच्चा डिस्टरबेंस कैसे क्रिएट होगा? लॉन्गिट्यूडनल होगा, ट्रांसवर्सल होगा? अबे फूक मारोगे तुम ऐसे, पार्टिकल ऐसे ऐसे करेगा कि आगे जाएगा यार, कैसी बात कर रहे हो? बुलबुला कभी नहीं छोड़े अंदर जाके, बुलबुला ऊपर तक नहीं आता यार। तो क्या मतलब ऐसे से बुलबुला हो रहा था? होगा भी तो ऐसे ही जाएगा ऊपर। ठीक है, तो इनसाइड में अपन को कौन सा मिलने वाला है? लॉन्गिट्यूडनल। ये बात समझ में आता है ना? अरे पानी के अंदर कुछ भी ले जाके रख दो तो डिस्टरबेंस या तो ऐसे क्रिएट करोगे, अगर ऐसे क्रिएट करोगे तो पार्टिकल भी ऐसे ही वाइब्रेट करेंगे और डिस्टरबेंस भी ऐसे ही आगे जाएगा। ऊपर की तरफ फूक मारे तो वाइब्रेशन भी ऐसे, प्रोपोगेशन भी ऊपर, तो कौन सा बनेगा? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है क्या? लेकिन अगर तुम सरफेस पे आ जाओ, कहां पे? तो सरफेस पे ट्रांसवर्सल बन सकता है, सबने देखा होगा, नहीं देखा है? पत्थर फेंके हो तो सरफेस दिखता है ना, से वेव बनता हुआ। तुम ये घर पे भी कर सकते हो, घर पे भी एक मतलब अगर तुम लाइक बड़ा वाला टब लेके और थर्माकोल बॉल्स आते हैं। भाई थर्माकोल समझते हो ना? अलग से बॉल्स भी आते हैं। तो क्या, अरे सुनो तो सही। तो उसको ऐसे पानी पे छिड़ दो और पानी के सेंटर में ऐसे ऐसे करके डिप करो, ऐसे ऐसे करके, तो देखना बॉल्स दूर नहीं जाएंगे, वो अपनी जगह पे ही ऐसे 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 करते रहेगा। समझ गए क्या? हमने डिस्टरबेंस क्रिएट करा तो पार्टिकल्स ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है। आप बॉल्स को ऐसे करके, थर्माकोल बॉल्स या पेपर ही ले लो ना, कैसे करके डाल देना, देखना वो पेपर वहीं पे अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन होते रहेगा। समझ गए? तो अगर सरफेस रहेगा तो सरफेस पे बेटा पॉसिबिलिटीज है कि हम लोग ट्रांसवर्सल वेव बना सकते हैं। समझ गए क्या? ये किसकी कहानी थी? अच्छा, वही अगर गैस की बात करें तो बोलो। हाँ यार, अंदर में बोला तो कौन सा बना सकते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। अब बुलबुला बन जात है। सुनो सुनो, बुलबुला एक बार बन गया ना, हम वेव की बात कर रहे हैं। जो जहां से प्रेशर मार रहा होता है ना मोटर, वहां पे देखोगे तो ऐसे ऐसे करके वाइब्रेशन जा रहा होता है। बुलबुले बुलबुला तो हवा है तो ऊपर ही ना आएगा यार। चलो देखो, गैसेस में क्या होगा, क्या लगता है आपको? गैसेस में क्या होगा आपके हिसाब से? तुम किधर मुंह करके बोल सकते हो? अब जिधर मुंह करोगे उधर ही ना जाएगा यार। तो गैस में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? ट्रांसवर, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल। समझ गए क्या? एक्चुअली ना एयर मॉलिक्यूल्स के पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती कि मतलब लाइक वो ऐसे 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 करके वाइब्रेट कर सके। जिधर से डिस्टरबेंस अपन क्रिएट करेंगे उधर की तरफ ही जाएगा, किधर भी डायरेक्शन कर लो, ऐसे कर दिया तो इधर, ऐसे कर गया तो इधर से ऐसे ऐसे। समझ गए क्या? तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हो गई। थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट से पढ़ो। सम ऑफ द, अच्छा नहीं छोड़, नीचे से इन अ वेव मोशन, मैं पढ़ दे रहा हूँ, रहने दे रे, मन में पढ़ने बोला था। In a wave motion, the disturbance travel throughout the medium due to repeated periodic oscillation of the particles of the medium about their mean position. इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है ना, अपन ने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो ये क्या करेगा? एक्सट्रीम पे जाएगा। अरे वही रे एसएचएम वाला, याद आ रहा है क्या? एक पार्टिकल एक्सट्रीम पे जाएगा, वहां जाके उसकी रफ्तार जीरो, फिर वापस आएगा तो रफ्तार मोमेंटम की वजह से फिर आगे बढ़ गया तो लेफ्ट एक्सट्रीम, फिर वापस आया तो वेलोसिटी मैक्सिमम। समझ गए क्या? तो ये अपना पीरियोडिक मोशन करेगा ना, ये अपना ऑसिलेशन कर, तो ये वाला भी ऐसे ही कर रहा है, इसके बगल वाला भी वही कर रहा है, उसके बगल वाला भी वही कर रहा है। तो सर हो क्या रहा है यहाँ पे? तो हमने जो डिस्टरबेंस यहाँ पे क्रिएट किया था, मतलब जो हमने एनर्जी डिलीवर्ड करी थी इस वाले पार्टिकल को, यही एनर्जी किस कहां तक पहुंच गई? आखिरी वाले तक। पर इसको मतलब पहुंचाने वाला कौन था? मीडियम था। जैसे अगर मान लो मुझे एक वैक्यूम चैम्बर बनाना है बढ़िया, या फिर मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज तुम्हारे तक ना पहुंचे, तो अगर बीच में अगर हम एक ऐसा मतलब एक वैक्यूम क्रिएट कर दे जहां पर
कोई पार्टिकल कोई मीडियम ही ना हो तो ये आवाज उस पार से मतलब इधर से उस पार कभी जा ही नहीं सकती, क्योंकि साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट हमेशा मीडियम चाहिए ही चाहिए। नहीं, इतना कहां से खर्चा आएगा, उस पर भी चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है क्या? अभी सारा खेल किसका है? एनर्जी दिया, आगे बढ़ रहा है। ठीक है क्या? मीडियम होना ही चाहिए। अच्छा, ये समझ में आ गया क्या? तो आगे गया कौन? डिस्टर्बेंस ऑफ नेचर। और पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं रास्ते वाले? ऑसिलेशन कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा देखो बच्चा, द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। क्या मैंने एक्सप्लेन किया? अरे मैंने कहा था ना यार, मैं बोल रहा हूं ये पार्टिकल उठ के वहां कभी नहीं जाएगा। इसने एनर्जी उसको दी, इसने एनर्जी उसको दी, इसने एनर्जी उसको दी। ये मत कह रहे सर बदबू तो पूरे रूम में फैल जाता है। भैया वेव की बात नहीं कर रहे, वहां डिफ्यूजन प्रोसेस चलता है। अभी किसकी बात कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूं। और ये एनर्जी ट्रांसफर होकर कहां तक जा रही है? एंड तक जा रही है। पर जा कैसे रही है? पार्टिकल जो एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट है वही ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं और आगे तक जा रहे हैं। तो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, ना कि ये पार्टिकल उठ के वहां गया है। ठीक है। काइनेमेटिक्स में ऐसे नहीं होता था, वहां चाहता था ना एक पार्टिकल लेके वहां एनर्जी गया। चलो, each particle receives disturbance a little later than its preceding particle. That is, there is a regular phase difference between the one particles and the next. अब यार जैसे डिस्टर्बेंस अगर क्रिएट हुआ है तो ऐसा थोड़ी अभी जब मैं बोल रहा हूं तो जो यहाँ के मॉलिक्यूल्स उनको मिल रहा है ना डिस्टर्बेंस, और फिर ये नेक्स्ट वाले को, फिर ये नेक्स्ट। तो जब भी अगर मैं कहूंगा कि जो यहाँ से 20वें नंबर पे जो पार्टिकल है उसको डिस्टर्बेंस कब मिला होगा? 19वें वाले के बाद में। नहीं समझे? आगे वाले को बाद में, पहले वाले को पहले मिलेगा। क्लियर है? ऐसे ही होता है ना साउंड में। अरे कभी पहाड़ों वगैरह पे जाके चिल्लाते हैं राहुल, तो वापस आता है ना भाई राहुल राहुल बोल के। तो क्या हुआ? पहले यहाँ वाले पार्टिकल की एनर्जी मिला, फिर गया पहाड़ से टकराया, पहाड़ से टकराया तो फिर वापस बाउंस बैक किया, तो फिर वहां वाले पार्टिकल इधर मिला, फिर वापस आता है। ठीक है, उस पर भी चर्चा कर लिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है, जरा इसको समझना। हाँ, there is a regular phase difference between one particle and the next particle। ये बात समझ में आती है क्या आप लोग को? हम लोगों ने एसएचएम में पहली फेज की कहानी थोड़ी पढ़ी हुई है, अगर आपको आइडिया हो तो। अरे ऐसे बनाया था ना यार? नहीं, हमने कहा था इस पे गिरा है तो यहाँ पे एक एंगल भी छिपा हुआ है। जैसे मैंने कहा कि मान लो बच्चा कोई पार्टिकल यहाँ पर है, अभी कोई x1 पे है, कोई कहां पर है x2 पर है, कोई कहां पर है x3, कोई कहां पर है x4। तो मैं आपसे पूछूं कि x1 और x2 वाले में कितना फेज डिफरेंस है, तो क्या बोलोगे? पाई/2। भूल गए? याद आ रहा है क्या? मीन पोजीशन से 0 लिया था, फिर राइट एक्सट्रीम पे गए थे तो क्या बोला था? 90। तो एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा वाला वहां पे, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का? पाई/2 का होगा ना यार? कुछ समझ गए क्या? श्योर है? हाँ। The velocity with which a wave travel in a different medium from the velocity अच्छा, different from the velocity of a particle with which they vibrate about their mean position। देखो इसका मतलब क्या है? इसमें कहता है, देखो वेव्स प्रोपगेशन का मतलब तुम्हें समझ में आ गया सर? जो आपने डिस्टरबेंस क्रिएट किया है ना, वो मीडियम में एक एंड से दूसरे एंड तक जा सकता है। डिस्टरबेंस एक एंड से जहां पे क्रिएट हुआ वहां से दूसरे एंड तक पहुंच रहा है, तो उसके जाने की जो रफ्तार है उसको हम कहते हैं वेव स्पीड। अरे साउंड वेव है ना मैं बोल रहा हूं। तो जो यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है ये तुम्हारे कानों तक पहुंचा है। क्या पहुंचा है? यहाँ का पार्टिकल तुम्हारे कान में नहीं पहुंचा है। कौन पहुंचा है? जो यहाँ डिस्टरबेंस, मतलब ये जो एनर्जी मैंने इस पार्टिकल को दी है, ये एनर्जी तुम्हारे कानों तक पहुंची है। तो इस एनर्जी के जाने की रफ्तार को ही क्या कहते हैं हम लोग? साउंड की स्पीड। ये स्पीड अलग होती है, और जो पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पर सही 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 से ऑसिलेट कर रहा था वो रफ्तार अलग होती है। जो वेव की स्पीड होती है, मतलब जो डिस्टरबेंस की जाने की जो रफ्तार है, वो किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए सेम होता है, लेकिन पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन होता है उसकी रफ्तार चेंज होते रहती है। ये बात हमने एसएचएम में पढ़ रखा, नहीं पढ़ा था? मीन पोजीशन पे वो रफ्तार मैक्सिमम थी a × ω, एक्सट्रीम पे वो वेलोसिटी कितनी थी? अबे 0 हुआ तब तो वापस आएगा ना मीन पोजीशन, वरना आएगा कैसे? तो जो डिस्टरबेंस की जो रफ्तार है जाने की, मतलब जिस सोर्स से निकला है और जहां पहुंच रहा है वो रफ्तार, और पार्टिकल्स के वाइब्रेशन का जो रफ्तार है, दोनों अलग चीज है और दोनों अलग अलग होता है। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या?
क्या बोला मैंने? एसएचएम पढ़ा था, वहां पढ़ा था नहीं कि मीन पोजीशन पे जब पार्टिकल रहता है तो वहां पे उसकी रफ्तार मैक्सिमम थी। अरे यहाँ पेंडुलम था, एक्सट्रीम पे गया था तो रफ्तार जीरो हो गई थी, वापस आया तो यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम था, फिर यहाँ गया तो वेलोसिटी जीरो था, फिर यहाँ आया तो वेलोसिटी, तो हाँ सॉरी, तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, पार्टिकल्स के वाइब्रेशन का जो वेलोसिटी है वो लगातार चेंज होता रहता है, जबकि जो डिस्टरबेंस है वो एक मतलब एक पर्टिकुलर मीडियम में एक सेम रेट से ही बढ़ता रहता है। मतलब मैंने कहा कि साउंड की स्पीड है 344 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो डिस्टरबेंस क्रिएट होगा वो एक सेकेंड में 344 मीटर पहुंच जाएगा। समझ गए क्या? इसका ये मतलब नहीं होगा कि सर जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट 344 मीटर पर सेकेंड से कर रहे हैं। डिफरेंस समझ में आया क्या? दोनों अलग अलग। जो वेव के प्रोपोगेशन का जो रफ्तार है या जो स्पीड है वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है, लेकिन जो पार्टिकल का वाइब्रेशन का रफ्तार है वो लगातार चेंज होता रहता है। ये एसएचएम में हम पढ़ चुके हैं। तो तुम कुल मिला के वेव में पढ़ क्या रहे हो? वहां एक का जुग 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 कर रहा था, अब क्या बोल रहे हैं? यही एनर्जी आगे तक पहुंचते जा रहा है। अभी इक्वेशन भी बनाना है, थोड़ा आइडिया हो गया। अब लाइन पढ़ो, तुम्हें समझ में आ जा रहा है? द वेलोसिटी विद विच अ वेव ट्रैवल इज डिफरेंट फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विद विच दे वाइब्रेट अबाउट देयर। समझ गए क्या? डिस्टरबेंस बच्चा जा रहा है, डिस्टरबेंस जा रहा है। हमने पानी में एक पत्थर डाला तो पार्टिकल जो पानी का टॉप टॉप वाला जो लेयर है वो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कर रहा है। समझ गए क्या? और जो तुम ऐसे फैलता हुआ दिख रहा है ना, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे फैलता है। समझ गए क्या? तो वो जो फैलते हुए जा रहा है वो क्या है? जो डिस्टरबेंस क्रिएट किया हमने उस डिस्टरबेंस की रफ्तार है। समझ गए? और जो वो अपनी जगह पे ऐसे 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 कर रहा है वो क्या हो गया? उसके पार्टिकल की वेलोसिटी। और वो कांस्टेंट होती है क्या? अरे नहीं सर, वो वेरिएबल होता है। एक्सट्रीम पे गया तो अगर जीरो ना होता तो चांद पे ना चल जाता है यार। कैसी बात कर रहे हो? जीरो ना होता तो चल जाता चांद, बट वो क्या, जीरो हो रहा है। और इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी भी तो है, उसको वापस आना है ना मीन पे। समझ गए क्या? मीन में आता कुछ मोमेंटम रहता, इसलिए कहां धस गया? अंदर धस गया। समझ गए? कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो। द वेव वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन अ गिवन मीडियम, ये बात मैंने भी समझा दी आपको। अच्छा, वेव वेलोसिटी बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या? जो डिस्टरबेंस क्रिएट किया है ये यहां से वहां, डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस, या एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है। The wave velocity remains constant in a given medium while the particle velocity changes continuously during its vibration about their mean position। ये बात हमें समझ में आती है? पार्टिकल तो ऐसे ऐसे कर रहा है, तो इसको वापस आना है तो एक्सट्रीम में वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए सर, तब तो वापस आएगा। समझ गए? इट इज मैक्सिमम एट द, ये पता है क्या, हम एसएचएम में पढ़ रखा है ना, कितना था? ए ओमेगा, एक्सेशन कितना था? माइनस ओमेगा। यार भूल गए यार इतनी जल्दी? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स पढ़ा था, एक्सेलरेशन। ठीक है। एंड जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। आ गया होगा समझ में? बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ अ मैकेनिकल वेव द मीडियम मस्ट पोजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्शिया, इलास्टिसिटी, मिनिमम फ्रिक्शन अमॉन्ग इट्स पार्टिकल्स। ये बात समझ में आ रही है क्या? भाई ये साउंड को अगर प्रोपोगेट करना है तो इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए। और पार्टिकल्स जैसे ना, हम बात करते हैं जो साउंड होता है वो मिस्ट डे समझते हो, स्मोकी डे? अबे धुंध समझते हो? हाँ, अच्छा फॉग। तो धुंध में, जैसे धुंध में जो साउंड जो प्रोपोगेट करता है वो कम दूर तक जाता है, एनर्जी लॉस ज्यादा होता है, जबकि डेंसिटी बढ़ा हुआ रहता है। और अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे हो कि सर डेंसिटी बढ़ा, अगर घना रहेगा मतलब बल्क रहेगा तो साउंड तो बहुत और आसानी से प्रोपोगेट करना चाहिए। तो जब स्मॉगी डे हो या फॉगी डे जिसको आप कह रहे हो, तो फॉगी डे में तो डेंसिटी और बढ़ गया, दिखता उगता कुछ नहीं है, तो साउंड को तो और ट्रेवल करना चाहिए तेज। तो मैं तुमसे कहूं कि मेरे पास एक स्टील का बर्तन है, एक डब्बा है, उसके अंदर मैंने बहुत सारे कंचे डाल दिए, ऐसे बजा रहा हूँ, बजेगा बढ़िया? कैसे नहीं बजेगा यार ऐसे करोगे तो? और उसी के अगर अगर उसी डब्बे के अंदर मैं बहुत सारे कॉटन बॉल्स डाल के फिर बजाऊं तो डेंसिटी तो बढ़ा है ना अभी, पर सर वो किसी और काम में लग गया। कुछ समझ रहे हो क्या? तो एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन आ गया? डस्ट पार्टिकल्स। अरे पार्टिकल्स होंगे ना यार जिनको करना था, बीच में तुमने क्या डाल दिया? एब्जॉर्बर पकड़ के डाल दिया है। हमने नहीं डाला, वो डस्ट पार्टिकल खुद ही आके मिल गया, तो एनर्जी का लॉस होगा। तो लॉस होगा तो अब आगे बढ़ते बढ़ते एनर्जी जल्दी खत्म हो जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगा तो ज्यादा दूर तक जो वेव है वो प्रोपोगेट नहीं कर पाएगा। डिफरेंस समझ में आया क्या?
तो फ्रिक्शन जितना कम रहे उतना अच्छा है, एनर्जी लॉस उतना कम होगा, और एनर्जी लॉस जितना कम होगा वेव उतनी दूर तक प्रोपोगेट कर सकता है। ठीक है क्या? नहीं ठीक है। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव किसको कह रहे हैं? अरे ट्रैवलिंग वाला रे, अभी तो लिखा था चैप्टर स्टार्टिंग, ट्रैवलिंग वेव। अच्छा अब मैं वेव कह रहा हूं तो अब मुझे बार बार तो नहीं समझाना पड़ेगा ये वाली चीज, थोड़ा सा ऐसे रफ आइडिया तो हो ही गया होगा। अच्छा इसको क्या बोलते थे बच्चा, याद है? अरे एम्पलीट्यूड, याद आ रहा है? इसको क्या बोला था? वेवलेंथ। यार कैसी बात कर रहे हो ये सब, है ना? सुनो, इन पीपीडब्ल्यू, अरे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव भाई, उसी को पीपीडब्ल्यू लिख रखा है। इन पीपीडब्ल्यू देयर इज अ नो चेंज इन एम्पलीट्यूड, स्पीड ऑफ वेव एंड फ्रीक्वेंसी। मेरे कहने का ये मतलब है हम अभी आइडियल पढ़ाई पढ़ रहे हैं। आइडियल पढ़ाई कहने का मतलब क्या? मैंने जो डिस्टरबेंस अभी क्रिएट किया वो इस एंड से उस एंड तक पहुंच जा रहा है, कुछ एनर्जी का लॉस, कुछ समझ रहे हो क्या? मतलब यहां वाला पार्टिकल जितना डिस्प्लेस हुआ था एक्सट्रीम, मतलब मीन से एक्सट्रीम, मीन से एक्सट्रीम, उसके नेक्स्ट वाला पार्टिकल भी उतना ही एक्सट्रीम। समझ गए? पर लॉजिकली आपको ही पता है ऐसा पॉसिबल होगा क्या यार? नहीं तो अगर मैं आज बोला हूं और आज से 100 साल बाद भी वो आवाज धरती पे ही घूमता रहेगा जहां मीडियम है, 100 साल बाद भी कोई जन्म होगा, मतलब लेगा, मतलब लेगा ही, तो उसको ये आवाज सुनाई देगी। और ऐसा होता तो साउंड पॉल्यूशन होता रे, अभी हम लोग सुन रहे होते कब का आवाज घूमता रहता, वो भूत आ गया भूत, हमारे रात को सोया अचानक से कभी का आवाज बोला हुआ घुस के निकल रहा है, बट ऐसा होता तो नहीं है ना, खत्म होता है ना भाई, लॉस हो जाता है। पर हम अभी आइडियली पढ़ रहे हैं कि सर डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है, तो जो पार्टिकल पहला वाला जितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लिया, अगला वाला भी, उसके अगला वाला भी, समझ गए क्या? तो एनर्जी का जब लॉस नहीं हो रहा तो जितने भी पार्टिकल जो भी जैसे पहले वाले के लिए बना, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, तो सबका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? सेम। सबका स्पीड भी क्या रहेगा? सेम। सबकी फ्रीक्वेंसी भी रहेगी सेम। किसके लिए? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए। यही पढ़ाई करना है अपन के सिलेबस में, यही है। पर ऐसा होता नहीं है जनरली, अगर हम बनाएंगे तो कुछ ऐसा रहेगा आमतौर पे। कुछ समझ रहे हो क्या? इसको कुछ सुना है हमने पहले भी, देखा है इसके बारे में? डैम्पिंग रे, अरे डैम्पिंग नामक चिड़िया आया था लास्ट क्लास में। तो पहला वाला तो यहां तक गया होगा, और कुछ एनर्जी लॉस होगा तो दूसरा वाला इससे कम, तीसरा वाला का उससे कम, समझ गया? धीरे धीरे लॉस हो गया। अब इस पे ही थोड़ा दिक्कत है। कोशिश करता हूं मैं समझा पाऊं शायद। क्या बनाना है इस बार देखो तो बच्चा, इक्वेशन ऑफ, अब तुम लोग बस आंसर एसएचएम याद है थोड़ा बहुत, चलो बताना मुझे। मैंने कहा ये है मीन, देखो आप अगर सोचो तो यहां पे चक्कर क्या चलेगा थोड़ा समझना। एसएचएम में हम क्या करते थे कि उसका मीन पोजीशन से क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी टाइम के साथ, उसके लिए इक्वेशन बनाते थे। नहीं, पार्टिकल का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा बनाते थे क्या? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, याद आ रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टी का ग्राफ बनाया था कि नहीं बनाया था? कुछ समझ में आया क्या? मान लो अगर मैं अब कैसे इक्वेशन बनाना है थोड़ा समझना। वेव, अब हमें पार्टिकल का इक्वेशन नहीं बनाना है, अपन को किसका इक्वेशन बनाना है? जो हमने डिस्टरबेंस क्रिएट किया है वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, अरे यहाँ पे क्रिएट हुआ डिस्टरबेंस, अब वो डिस्टरबेंस किस रेट से या फिर कैसे आगे बढ़ रहा है उसका इक्वेशन लिखना है। और हमें किसका लिखना आता है? एसएचएम वाले का नाम, कि सर मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होगा तो ये फलना फलना होगा। अब हमें दोनों को कंबाइन करना है। मतलब जब मैंने आप लोगों को एसएचएम पढ़ाया था तो वहां पे जो फंक्शन बनता था किसका बनता था? टाइम का बनता था? नहीं, अरे अपन लिखते थे ना, चलो x की जगह अगर मैं लिख दूं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तुम तो पागल हो गए। अरे मेरी मर्जी रही है, मैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन को y बोल दूं और t बोल दूं, तो ग्राफ ऐसा बनाते कि नहीं बनाते? किसी टाइम पे वो अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे होगा तो y की वैल्यू प्लस से बोल देंगे, मेरी मर्जी। किसी टाइम पे एम्पलीट्यूड 0 है, किसी टाइम पे -a है,
तो वहां किसके साथ डील होता था? एफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चलता था। ठीक है, ऐसा पढ़ चुके हैं हम लोग। पर जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चा यहां से जस्ट बिगिनिंग हुई है, तो इसका इक्वेशन याद है? तुम कुछ ऐसे लिखते थे, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, याद आ रहा है क्या? इस पॉइंट के लिए क्या लिखते थे, जल्दी बोलो? x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा। रिटर्निंग के टाइम में यहां x का क्या लिखते थे? माइनस ए साइन। सब बोल नहीं रहा है, अब पढ़ाया था किसी जमाने में। इधर जब ऐसे जाते थे तो x इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा, ऐसा बनाया था ना? तो क्या था ये बच्चा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ बना था। पर इस बार सीन क्या है, थोड़ा एकदम आराम आराम से समझना। तो जेई में एक सवाल इस पार्ट से, जैसे हमने पढ़ा था ना 3 पार्ट, तो जो पहला दूसरा पार्ट है ना, उसी में से एक सवाल पूछने के ज्यादा चांसेस होते हैं, दूसरे वाले का ज्यादा चांसेस है। वैसे फर्स्ट इससे नहीं पूछता है, बट इसके बिना हम आगे नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, नीट में 2। भाई तुम लोग में ज्यादा नीट में क्वेश्चन आते हैं ना, इनमें 25 क्वेश्चन आते हैं, तुम्हारे में कितना आता है? अच्छा चल छोड़, तू एमबीबीएस का फॉर्म भी बता दे मुझे। कौन है नीट वाला भी? और हाँ भाई, एमबीबीएस का फॉर्म बता। अरे कसम से। हाँ जी, आईआईटी वाले फुल फॉर्म बता भाई, आईआईटी का। हाँ, आईआईटी का। हाँ, नहीं पता है? हाँ जी, हिंदी में बता। सीखो, अब पता चल गया ना? चल। हाँ, शाबाश, शुक्र, इतना तो मैंने सिखा ही दिया साल भर में। अब पता चल गया ना सबको? 1 मिनट। हाँ जी। अबे मम्मी से बात कर लो, अभी क्लास चल रहा है लेकिन। चलो सुनो। करे? अच्छा ठीक है, अरे बात नहीं करो भाई, चलो जल्दी जाओ बात करो। चलो, यहाँ का चक्कर समझ में आया क्या? पहले क्या चल रहा था और अब क्या चलाना है, नहीं अब क्या चलाना है वो अब समझाता हूँ। तो बेटा ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए बनाया है ग्राफ। अब देखो ये रहा y, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहां से? मीन पोजीशन से। मान लो यहां पे सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है जहां से तुम चिल्ला रहे हो, ठीक है क्या? अब सवाल कुछ ऐसा बनेगा कि जैसे हाँ, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि सर अगर आपने यहां पे डिस्टरबेंस क्रिएट किया है तो क्या होगा? आपके जस्ट बाद वाला पार्टिकल भी ऑसिलेट हो रहा होगा, उसके बाद वाला भी, उसके बाद वाला भी, और यही ऑसिलेशन आगे पहुंचा हुआ है। तो मुझे ये इक्वेशन लिखना है कि डिस्टर्बिंग पॉइंट से 5 मीटर दूर क्या हो रहा होगा। अगर मैं पूछूं तो क्या बताओगे? डिस्टर्बिंग पॉइंट से 5 मीटर दूर तुम्हें अभी क्या दिखेगा? सर 5 मीटर दूर भी एक पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा कुछ। लॉजिक समझ में आया क्या? पहले हम किस पे चर्चा करते थे सर? अब मैं क्या कह रहा हूं कि डिस्टर्ब, अब वेव तो प्रोपोगेट कर रहा है, वेव का इक्वेशन लिख रहा है जो डिस्टर्बेंस आगे पहुंचा है। तो मैंने कहा हम यहां से बात करें, अभी यहां से 10 मीटर दूर क्या हो रहा होगा? तो तुम ये बोलोगे सर ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, और यहां से 10 मीटर दूर एक पार्टिकल क्या कर रहा होगा? अरे अपनी जगह ऑसिलेशन कर रहा होगा ना यार, किसी टी टाइम के साथ उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट चल रहा होगा। अरे मीन पे होगा, मीन से पहले होगा, एक्सट्रीम पे होगा, कुछ ऐसा चल रहा होगा। इसमें दो चीजें इंक्लूड हो गई हैं क्या? डिस्टर्बिंग पॉइंट से वहां पे वो ऑसिलेट कर रहा है, कुछ समझे क्या? और ऐसी तो वेव प्रोपोगेट करता है। लॉजिक समझ में आया क्या? तो आप यहां से तुक्का लगा सकते हो कि अब जो इक्वेशन बनाएंगे उसमें क्या होना चाहिए, ये दूरी भी होना चाहिए। कुछ समझ आ रहा है क्या? और उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी टाइम के साथ दोनों को रिजेंबल करेगा। कौन?
वेव का इक्वेशन। कुछ पहले क्या पढ़ते थे? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्या पढ़ रहे हैं? वेव बढ़ रहा है ना, तो वेव का इक्वेशन लिख रहा है ना, पार्टिकल का थोड़ी लिखना है। तो अब मैं कह रहा हूं यहां पे डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है, तो यहां से यश जहां पे बैठा हुआ है वहां के लिए मुझे बताना है। तो क्या बोलूंगा, यहां से ये वाली दूरी और उस दूरी पे भी क्या हो रहा है, वहां पे हो क्या रहा है? सर पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। कुछ समझे क्या? तो ये रहा डिस्टेंस, मतलब एक वेरिएबल कौन सा आ जाएगा? ये अलग अलग दूरी नहीं होगा बच्चा। जैसे ये मान लो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, थोड़ा समझना। तो यहां से अगर मान लो मैं किसी x1 डिस्टेंस पे जाऊंगा, तो यहां वाला भी पार्टिकल क्या कर रहा होगा? अरे बोलो, अपने मीन पोजीशन पे ही तो ऑसिलेट कर रहा है। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि इस x1। बैठ जाओ यार, तो मैं सीधा इक्वेशन लिख के निकल सकता हूं। शाबाश। देखो देखो देखो, इस x1, देखो जिसको नहीं पढ़ना इधर देखो, नहीं तो चुप रहो। जो बाकी उनको तो सुनने दो यार। बड़ा बुरा लग जाता है मैं बोल देता तो मुझे अच्छा लगेगा, क्या मैं पढ़ा रहा तू इधर लगा हुआ, हाँ जी हाँ जी। देखो इधर, इस x1 डिस्टेंस पे ये पार्टिकल कुछ कर रहा है, उसी के बारे में तो लिखना है। x1 डिस्टेंस पे ये जो पार्टिकल यहां बैठा हुआ था, ये भी क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है ना, तो उसी के लिए तो ग्राफ बनाया, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये x भी आ जाएगा, और इसका बेटा y पे डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू, ये तीनों चीजों का मेंशन करना है ना। मतलब अब जो वेव का इक्वेशन बनेगा उसमें जो फंक्शन आएगा किसका आएगा? सर उसमें ये x भी आएगा, उसमें और टाइम भी आएगा। समझ गए क्या? और किसके लिए बना रहे होंगे हम लोग? किसी y के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। कुछ समझ रहे हो क्या? हम कहेंगे कि यहां से उतनी दूर पे वो पार्टिकल अभी कहीं हवा में होगा ना यार, मीन से किसी जगह पे, तो ये दूरी भी बतानी है, और क्या बताना है? टाइम के साथ वो कुछ ऑसिलेट कर रहा होगा ना भाई, वो दोनों चीजों के बारे में मेंशन करना है। मतलब सर जब हम लोग वेव की इक्वेशन बनाते हैं, तो वहां पे ये x भी आएगा और ये t भी आएगा। ठीक है क्या? अच्छा, तो मान लो x1 के लिए अलग बनता। अब यहां से मैं आ जाऊं इस, यहां पे मान लो आ गया मैं, तो ये x2 पे जब देखते, तो यहां वाला पार्टिकल कहां पर है? अरे एक्सट्रीम डाउन पे है ना यार। मान लो एक को लेफ्ट बोला तो एक राइट पे, नेगेटिव वाले में, मतलब y की वैल्यू -a कितनी दूरी पर? x2 दूरी पे। क्या यहाँ पे कुछ टाइम भी बीत रहा होगा? नहीं बीत रहा होगा। समझ गए क्या? तो जब वेव, तो एसएचएम और वेव की इक्वेशन में खास बात क्या है? वहां पे केवल एसएचएम वाले में डिस्प्लेसमेंट और टाइम आता है। समझ गए क्या? और वेव में कौन आएगा? डिस्टर्बिंग, जहां से डिस्टर्ब हुआ वहां से वेव कहां पहुंचा है, और वहां पे भी सर क्या चल रहा है? एसएचएम ही तो चल रहा है। तो एसएचएम वाला इक्वेशन तो रहेगा ही रहेगा, साथ में कौन आ जाएगा? दूरी भी आ जाएगा। ठीक है क्या? ओके, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं और तुम मुझे जवाब देना, ठीक है? जैसे, हाँ जी, गांव कहाँ है तेरा? अरे गांव कहाँ है? प्रॉपर बिलासपुर गई हो? अबे गांव होगा कहीं, पिंड, गांव, देहात कुछ है? सभी है? नहीं, बहुत दूर वाले हो तुम लोग। हाँ बे, कोई लोकल आसपास का नहीं है यहाँ? कहाँ, कौन है चापा का? अच्छा, चापा की है। ट्रेन जाती है यहाँ से? चापा कितना घंटा लगता है जाने में? 2 घंटे लगते हैं? कंफर्म हो ना? ट्रेन बिलासपुर से चापा जाती है? अरे तू, ढूंढ दूंगा, सच बता रहा हूँ मैं, खुन्नस ना दिलाया करो। तो बिलासपुर से मान लो बच्चा चापा जाने में 2 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है? मैंने कहा कि तुम सबको मैंने टास्क दिया एक, ठीक है क्या? कि ट्रेन में कितनी बोगियां हैं आपको वो गिनना है। टास्क क्या है? ट्रेन की बोगियां गिननी है। और इंफॉर्मेशन ये आपके पास कि बिलासपुर से चांपा जाने में 2 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है क्या? मैंने कहा लेकिन आपको वो बोगियां कहां जाके गिनना है? चांपा में जाके गिनना है। सोचना, सवाल समझ में आ रहा है क्या? मैंने कहा कि ट्रेन को बिलासपुर से चांपा जाने में 2 घंटे लगते हैं। तुम अभी यहां हो, तुम अभी यहां हो, और मैंने तुमसे कहा कि 2 घंटे में ट्रेन कहां पहुंचेगी? चांपा। तो चलो टाइम बना लेते हैं। मैंने कहा कि 12 बजे चांपा पहुंचने का टाइम है ट्रेन का, ठीक? तू 10 बजे कहां बैठा हुआ है?
बिलासपुर में, 12 बजे ट्रेन कहां पहुंचेगी? चापा में। और तुझे ट्रेन की बोगियां गिननी है कि कितनी बोगियां हैं, समझ गए? तू क्या करेगा? पहले वहां कितने बजे वहां पहुंचना पड़ेगा? हाँ, 12 बजे वहां पहुंचना पड़ेगा। फिर प्लेटफॉर्म पे खड़े होके गिनेगा। मान ले गिना तूने, कितनी बोगियां आ गई? 20 बोगियां आ गई। कंफर्म हो? सोच लो। तो बिलासपुर में आके जब गिनेगा तो 21 बोगियां हो जाएंगी। क्यों? उतनी ही रहेंगी। अब जरा लॉजिक बनाने की हम कोशिश करते हैं। तो मान लो मुझे ये इंफॉर्मेशन पता है कि 12 बजे ट्रेन चापा पहुंचेगा, और मैं लेकिन कहां पे बैठा हुआ हूं? बिलासपुर में। और अभी 6 बजे मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली है। तो चालाकी किस चीज में होगी? मुझे चांपा जाना चाहिए या 10 बजे बिलासपुर स्टेशन पहुंच जाना चाहिए? 10 बजे बिलासपुर स्टेशन पहुंचना चाहिए या 12 बजे चांपा जाके ट्रेन की बोगी गिननी चाहिए? 10 बजे। पक्का क्या? तो अगर मैंने तुमसे ये कहा, मैंने 10 बजे का टाइम नहीं बताया, मैंने तुमसे बस इतना कहा कि 12 बजे ट्रेन पहुंचेगी चापा और 2 घंटे लगते हैं बिलासपुर से जाने में। तो जैसे ही तुमको ये इंफॉर्मेशन मिलेगा तुम 10 बजे कहां पहुंच जाओ? अरे तुम्हें पता है बिलासपुर होके चापा जाएगा। तो तुमने क्या करा? 2 घंटे पहले कहां पहुंच गए? और वहां पे जाके गिन लोगे, सेम आंसर आएगा कि अलग अलग आएगा? अलग आएगा। सेम आएगा, अलग आएगा? कंफर्म हो? सोच लो। अब मुझे बताओ, हम जब कुछ बोल रहे हैं तो यहां पे ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं। अगला क्या कर रहा है? और उसके अगला क्या कर रहा है? उसके अगला क्या कर रहा है? क्या सब सेम ही चीज को फॉलो कर रहे हैं या अलग अलग चीज फॉलो कर रहे हैं? ये भी ऐसे ही से, अगला भी ऐसे ऐसे, उसके अगला भी। ठीक है क्या? इतनी कहानी बता दी है, पता नहीं क्यों। देखो इधर, घर जाना पड़ेगा। जा जी ले अपनी जिंदगी, जा। हाँ जी। अब इसमें चक्कर ये था, हमने थोड़ी चालाकी करी। हमने कहा कि सर आप सवाल में क्या पूछोगे? मैं कहूंगा कि यार ये पार्टिकल यहां पर होगा तो उसके लिए इक्वेशन लिखना है। तो जब इसके लिए इक्वेशन लिख रहा है तो मुझे ये दूरी भी चाहिए होगी तब ना। कुछ समझ रहे हो क्या? तो एक ये भी कंसीडर करना पड़ेगा। मान लो इसका लिखते तो एक ये भी कंसीडर करना पड़ता, और साथ ही साथ टाइम को भी कंसीडर करना पड़ता। तो हमने अपनी तेज बुद्धि लगाई। क्या? जरा देखो। देखो, मैंने कहा बच्चा, जैसे ये पार्टिकल अगर मान लो, जैसे मैंने कहा कि ये एक वेव ही है ऐसे, ठीक है? अच्छा, मैंने कहा कि बेटा मान लो वेव की जो रफ्तार है वो वी दी हुई है। क्या आप वेव की रफ्तार समझ में आता है क्या? डिस्टरबेंस किस रेट से आगे जा रहा है वो किसी मीडियम में कांस्टेंट रहता है। वेव की स्पीड उस पर्टिकुलर मीडियम के लिए कांस्टेंट होती है, ठीक है क्या? मैंने कहा इस पॉइंट से ये यहां तक पहुंचा और इसने दूरी कितनी तय करी? कोई एक्स दूरी तय करी। तो क्या उसको यहां से यहां जाने में कुछ टाइम लगेगा? वो टाइम कितना लगेगा? तो तुम कहोगे सर ये टाइम लग जाएगा x/v w। ये बात समझ में आता है क्या? अरे नॉर्मल यार, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो डिस्टरबेंस था, सर यहां से वहां डिस्टरबेंस पहुंचा है तो दूरी कितनी है, कितनी रफ्तार है, डिवाइड कर दो तो टाइम पता चल जाए कितने टाइम में ये वहां पहुंचेगा। ठीक है? अब देखो हमने क्या चालाकी करी। हमें ये बात बहुत अच्छी तरह पता है, सर यहाँ वाला पार्टिकल जैसे नाच रहा होगा या जो चीज कर रहा है यहाँ वाला भी वही कर रहा है, सब एक दूसरे को ही फॉलो कर रहे हैं। नहीं समझे? अरे जो 100वें नंबर का जो पार्टिकल होगा वो भी वही कर रहा होगा जो पहला वाला कर रहा होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? हमने चालाकी क्या करा, ये था बच्चा मान लो चापा, और ये था बिलासपुर, ठीक है? यहां का जो पार्टिकल कर रहा होगा वही ये वाला भी कर रहा होगा, अलग नहीं कर रहा होगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? पर यहां पे फायदा ये होगा कि अब यहां पे x की वैल्यू क्या रख सकते हैं? 0। यहां में x1 x2 नहीं लेना पड़ेगा, यहां पे हम क्या लेंगे? सिर्फ x की वैल्यू 0 रखेंगे और इसके पार्टिकल का बिहेवियर देख लेंगे। तो फिर समय का क्या करोगे सर? तो जैसे मैंने कहा कि चांपा जाने 12 बजे चांपा पहुंचेगी, 2 घंटे का टाइम लगता था, तो तुमने 12 में से 2 को क्या कर दिया? माइनस। और 10 बजे आगे कहां बैठ रहे हो? बिलासपुर में। कुछ समझ पा रहे हो क्या? तो अब मैं तुमसे कहूं कि मान लो बच्चा यहां से ये था अपना चापा,
तो यहां से चापा जाने में उसको टाइम कितना लग रहा है? तो तुम कहोगे कि सर अगर रफ्तार है VW और दूरी इसने तय करा है मान लो x, तो टाइम लगेगा x/VW। कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो जब इस पॉइंट पे कैलकुलेट करने जाएंगे तो हम t टाइम नहीं लेंगे। कौन सा टाइम ले लेंगे? जितना दूरी गया था, जिस रफ्तार से गया था। अरे 12 बजे पहुंचना था, तुम्हें पता है 2 घंटे में चापा पहुंचेगा, तो 12 में से 2 माइनस कर दिए, कितना टाइम हुआ? तो 10 घंटा यहां के लिए बना सकते थे ना, क्योंकि जैसा ये बिहेव कर रहा है वैसा इसके बाद वाला भी। तो अब जरा सुनो, अब जो फंक्शन बच्चा बनेगा उसमें एक्स को तो मस्त क्या रख दिया हम लोगों ने, बोलो बोलो। पर जो टाइम का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? टी माइनस x/v/w। क्या आपको ये लॉजिक समझ में आया? तो वेलोसिटी ऑफ वेव बच्चा, जो डिस्टर्बेंस जिस रफ्तार से, ये तो कांस्टेंट था ना, वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट थी, कोई टेंशन ही नहीं है। तो मुझसे अगर पूछा वहां पे पार्टिकल पहुंचो उसका इक्वेशन बनाओ, तो हम बोलेंगे अच्छा यहां से तेरे को जाने में कितना टाइम लगेगा, समझ गए क्या? तो उस टी में से माइनस कर देंगे। 12 बजे जाके गिनने से अच्छा है 12 में से सर 2 माइनस करके बिलासपुर से ही गिन लो। समझ गए क्या? तो बच गए ना वो ये वाला लिखने के लिए। और जो नया फंक्शन आ रहा है उसमें कौन आ रहा है, जरा देखो ध्यान से पहचानो तो, टी माइनस x/v0। और हम यही तो चाहते थे, टाइम डिपेंडेंट और डिस्प्लेसमेंट दोनों आ जाए। तो नया इक्वेशन जो बनेगा उसमें ये टी भी रहेगा और x भी रहेगा। हम चाहते थे उसको मैथमेटिकली भी कर सकते थे। ये आया क्या? मैथमेटिकली भी। याद है अगर मैं कहूं तुमसे x-2 = 0 का ग्राफ बनाओ, किधर बनाओगे? शिफ्ट हो जाएगा क्या +2 पे? अरे पढ़े हो गया ऐसा? नहीं पढ़े? 10वीं कक्षा में बोलता था x=2 का लीनियर इक्वेशन में ग्राफ बनाने, कैसे बनाते थे? जैसे मान लिखा रहता था x-2 = 0, 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आई थी? तो ऑरिजिन से किधर भाग जाओगे? +2। समझ में आया क्या? अरे ऐसे भागते थे ना। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आया क्या कि क्या सीन चल रहा है? तो जो नया फंक्शन बनेगा बच्चा उसमें कौन पाया जाएगा? एक्स और टी दोनों, जबकि वहां एसएचएम में सिर्फ एक ही था एक्स और, अब बोलो एक्स और टी मतलब ऐसा रे वाई और एक्स और टी ये। और वहां एसएचएम में क्या लिखते थे केवल? अरे दो होते थे रे, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्स भी आ गया और टी भी आ गया। समझ गए? वहां के डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ क्या आता था? टाइम आता था। यहाँ के डिस्प्लेसमेंट में एक्स भी आ रहा है और टाइम भी आ रहा है। ठीक है। तो सर जब हम वेव का इक्वेशन बनाएंगे तो इसमें एक्स भी आएगा और टी भी आएगा। ठीक है क्या? ऐसा सीन चलेगा। देखो, y = a साइन, अच्छा पहले इसको करें क्या? 1 मिनट रुको। अरे यार कीप करना पड़ जाएगा ना, ये कैंसिल भी नहीं होता है क्या? हाँ, तो पहले तो ये सारा बताना पड़ेगा। क्या करे, खींचे या कभी तो बोल। अरे चाहे कब अभी आया? हाँ जी देखिए, देखिए अब लिख दिए तो थोड़ा कर ही लेते हैं। देखो, तो इस बार एक्स भी और दोनों पाए जाएंगे। पहचान लोगे ना कौन एसएचएम है कौन वेव है? क्यों भाई नहीं पहचान पाएगा? क्या है? अबे एक्स भी होगा और टी भी होगा। कहा था वहां एक्स, एक्स किसके लिए रिप्रेजेंट होता था एसएचएम में? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी। और यहां डिस्प्लेसमेंट किससे लिख रहे हैं? वाई, वाई मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट एक्स दूरी पे इतने टाइम पे। नहीं समझे? वहां क्या होता था?
डिस्प्लेस, अरे वहां मीन पोजीशन कुछ था नहीं, 2D नहीं चल रहा था, तो केवल एक्स लिखे थे कि टी टाइम पे इतना डिस्प्लेसमेंट। यहाँ डिस्प्लेसमेंट किससे बोल रहे, वाई से। अरे वाई से, वहां क्या होता था, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, यहाँ देखो लिख देते, खुश हो जाओ, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब यहाँ रहेगा प्लस माइनस के एक्स प्लस वाई, कुछ समझ गए क्या? अरे वहां एक्स, अरे वहां क्यों होता था रे, ऐसा दो ही पैरामीटर थे, टाइम पे क्या डिस्प्लेसमेंट, यहाँ क्या दिख रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वाई से लिखा हमने, और ये एक्स दूरी कहां पर, समझ रहे हो, और ये टी टाइम, ये प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। हाँ, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव जो आपको ज्यादातर दिखेगा वो इसी शक्ल का दिखेगा। ठीक है क्या, अभी खत्म नहीं हुआ है, जरा देखना बच्चा, इधर आज हमने कहा जो नया फंक्शन आपको दिखाई देगा उसमें x और t दोनों होगा, मतलब कुछ ऐसा बनाया था ना अभी मैंने, अगर आपको ध्यान में आ रहा हो तो, t माइनस एक्स बाई वी डब्ल्यू। अब ध्यान से देखना, आप देखो तो आपको दिखेगा क्या, देखो एक t दिख रहा है और एक x दिख रहा है, t और x, t और x। अगर बच्चा मैं कुछ एलसीएम वगैरह लेता तो t के बगल में कुछ आएगा, x के बगल में कुछ रहेगा, t के बगल में, x के बगल में, t के बगल में, x के बगल में। तो जनरल इक्वेशन जो आपको दिखाई देगा वो इस फॉर्म का दिखाई देगा, ए एक्स प्लस माइनस बी टी, मतलब x के बगल में कुछ कोइफिशिएंट होगा, अरे जैसे यहां नहीं आएगा वी डब्ल्यू अगर रख दिया जाए तो, ठीक है, और यहाँ x के पास ये वाला, तो मतलब ए एक्स प्लस माइनस बी टी। अब यहां पे मैं दो साइन कन्वेंशन बता रहा हूं, जरा ध्यान देना। अगर मीन पोजीशन से, जरा देखना बच्चा, मीन पोजीशन से अगर वेव इस तरफ ट्रेवल करेगा, वेव मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जब ट्रेवल करेगा, तो उस इक्वेशन में बच्चा आने वाला है ए एक्स माइनस बी टी। ठीक है क्या, कहोगे कैसे, गधो अभी तुरंत ही तो आया था, टाइम माइनस करेंगे ना यार। अरे आगे जा रहा था ना, बिलासपुर से कहां गए थे बे, चांपा, टाइम टी माइनस एक्स वाई वी नॉट रे, वही तो है ये ए टी, यही वाला बना रहे हैं ना। तो जाते टाइम पॉजिटिव एक्स की तरह जब प्रोग्रेशन होगा तो यहां क्या आएगा बीच में, समझ गए क्या, और जब टुवर्ड्स मीन मतलब इस तरफ जब जा रहा होगा तब ए एक्स प्लस बी टी। ठीक है क्या, ध्यान रखना है, बहुत कन्वेंशन काम आता है, वैसे तो हम हमेशा वेक्टर वगैरह में नहीं बोलते लेफ्ट राइट, लेकिन इसमें मजबूरी है। अरे ऐसे जा रहा था ना तो जनरल बनाए कैसे थे सर, टी माइनस एक्स बाई वी नॉट, जाने वाले का बनाया था ना, तो वापस आने उल्टा बोल दो, टी प्लस एक्स बाई वी नॉट। ठीक है क्या, तो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ऐसा चलेगा, और इस तरफ के लिए तुमसे ऐसी सवाल आएगा, वेव लेफ्ट जा रहा, राइट जा रहा, आगे है क्वेश्चंस। ठीक है, ये। इसको एक और तरीके से देख सकते हो, ठीक है, ये दिख रहा है आपको ये टर्म, इस टर्म को देख के अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगा, तो इट विल बी बी बाई ए। कैसे, मैं पूछ रहा, तुम लोग हम ही से पूछ रहे हो कैसे, कुछ देखो। चलो आज टाइम हो गया, क्यों शोषण करें, कॉमन ले गधो, तो एक्स के बगल में क्या दिख रहा है, अब वो भी नहीं चल रहा है दिमाग, हैंग कर गया, खत्म, समाप्त। एक सवाल करेंगे, रुक जाओ, रुको बे, बस ये लास्ट है। A wave is propagating along a x-axis. The displacement of a particle of the medium in z direction at t is equal to 0 is given by z is equal to इतना।
EXP समझ में आता है क्या? क्या? एक्सपोनेंशियल। मतलब बच्चों वेव का इक्वेशन दिया हुआ है e⁻x+2 का ये देखो, ये बहुत फेमस है, 3 इक्वेशन है फेमस। ठीक है, 3 इक्वेशन आपको मिलेंगे। उन तीनों को देख के आपको पहचानना भी होगा भैया वेव का इक्वेशन में से कौन है, बच्चों को पता ही नहीं चलता कौन सा है। 3 है फेमस डरावने वाले, जिसमें से एक ये था। अब इसको देख के तो पहली बार में क्या भावना है कि सर ये वेव इक्वेशन कैसे बोल रहे हैं, तो टी दिख ही नहीं रहा, केवल एक्स ही दिख रहा है। अरे भैया टी दिख रहा है इधर, केवल क्या दिख रहा है, एक्स। बट यहां पे देखो इन्होंने क्या बोला है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन जेड डायरेक्शन एट टी इज इक्वल टू, मतलब टाइम ऑलरेडी पुट करके जो रिजल्ट है उसको लिखा है इन्होंने। समझ गए क्या? तो ऐसी शक्ल वाले आपको कई बार दिखाई देंगे, z इज इक्वल टू e⁻2x+3t, ऐसे करके कुछ कुछ मिलता रहेगा। और दूसरा देखो क्या लिखा है, बोलो, z इज इक्वल टू e⁻-2 का, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, कुछ याद आ रहा है क्या? डिक्रीजिंग। यार कुछ पढ़े हो कि नहीं मेरे मैथ्स में तुम लोग? फंक्शन नाम की चिड़िया आई होगी, जहां पे इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, सबके ग्राफ होंगे। पढ़ लो भैया, बिना उसके कैसे काम चलेगा? आज जान लो। अच्छा यार, एक बात बताओ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब मेरे को गोईठा में ही घी डालने वाला लगता है कोई कोई हिसाब किताब, फालतू में गीला करने के चक्कर में पड़े हैं। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं बच्चा, तो ये नेगेटिव नहीं होता है, ये भी नहीं पता। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी नेगेटिव, हम कहें कि ए के ऊपर ऐसा पावर रखो या टू के ऊपर कुछ ऐसा पावर रखो कि उसकी वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, बताओ जरा। अरे बोलो। हमने कहा, मैथ्स पढ़ाएं कि फिजिक्स, हमने कहा 5 to the power x। अरे इधर देखो, x की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए आंसर नेगेटिव में आ जाए, 100 रुपए दूंगा अभी, चलो 1 लाख। x की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए नेगेटिव आंसर आ जाए। हाँ, कोई वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करती है क्या? पक्का? तो इसका जब ग्राफ बनाओगे बच्चा, इसका जब ग्राफ बनाओगे, मान लो x को वेरी करा रहे 0 से लेकर लेके भागते जाओ भागते जाओ, तो ये मस्त ऐसे इंक्रीजिंग टाइप से बनेगा क्या? अरे 5, अरे y इज इक्वल टू 5x, x1, यहां से भी नहीं शुरू होगा, मैंने भी गलती बना दी है। कुछ समझे क्या? अरे x की वैल्यू कितना रख सकते हो ज्यादा ज्यादा, मान लो 0 रखा, तो 5 की पावर 0 कितना होगा? देख लो भाई, फिजिक्स में जहां से बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार बोल दिया बस खत्म, एक रील का ये सब। तो ये यहां से शुरू होगा, अब रखेंगे तो, अरे 1 रखा तो 5, और फिर 2 रखा तो, वाह 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 वाह, 25, 3 रखा तो देख रहे हो क्या जबरदस्त, ऐसे थोड़ा सा तो पहले आराम से, फिर मस्त भाग जाता है। समझ गए क्या? ये किसका ग्राफ हुआ? एक्सपोनेंशियल। और पावर कैसा है? पॉजिटिव। तो इसी का उल्टा बोलो, अब बोलो, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? एक्स 0 रख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो 5 की पावर 0 को कितना वैल्यू आएगा? 1 आएगा क्या? अब ध्यान से सोचना, रुक जाना थोड़ा सा, मतलब इस ससुरे का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, जल्दी बोलो। 1 तक ही हो सकता है, कुछ समझे क्या? और मिनिमम वैल्यू नेगेटिव कभी हो सकता है क्या यार? अरे ये तुम जितना मर्जी पावर रख लो, मान लो एक्स की जगह पे 1 रखा, तो 1/5 बनेगा क्या? अरे 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर 2 रखा तो 5 की पावर -2, मतलब नीचे आए तो 1/25 बना। 3 रखे तो 1/, कुछ समझे क्या? तो ज्यादा से ज्यादा तुम 0 की तरफ जा पाओगे, 0 भी नहीं आ पाएगा। कुछ समझे नहीं? तो इसका जो वैल्यू होगा किसके किसके बीच में लाई करेगा? अरे 1 से 0, कुछ समझ पा रहे हो क्या? और ये तुम्हें वेव दिखाई दे रहा है क्या? अगर
y की वैल्यू बच्चों अगर फाइनाइट नहीं होगी तो वो वेव ही नहीं बन सकता है। y y इज इक्वल टू, हमने लिखा ना के एक्स, ये दिख रहा है क्या, ओमेगा टी के एक्स। अगर ये y की वैल्यू फाइनाइट नहीं होगी तो वेव नहीं बन पाएगा। अगर मान लो y इज इक्वल टू लिख दिया 5 की पावर x, और x का जो रेंज आ रहा है वो 0 से लेकर नेचुरल नंबर चल रहा है, तो ऊपर उड़ते जाएगा नहीं, यानी पानी, एक बार हमने ऐसे मारा पत्थर और पानी सीधा चांद को छेदते हुए निकल गया सूरज तक, ऐसा होगा क्या? अब एक्सपोनेंशियल तो ऐसे ही भागेगा ना। समझने की का प्रयत्न कर रहे हो? तो तुम लोग को मैंने आज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ सिखा दिया। तो नेगेटिव होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो मैक्सिमम कहां तक जा सकता था, फाइनाइट है ना यार उसका, 1 तक। और मिनिमम बहुत टेंड करेंगे तो 0 तक पहुंच पाएंगे। कुछ समझ गए क्या? तो ये वेव को रिसेंबल कर रहा है ना, क्योंकि y कैसा है, फाइनाइट। अगर y कभी इनफाइनाइट दिख रहा हो तो तुम्हें दिख लग रहा है कि सर x की वैल्यू को रख दी एकदम चांद पे जाके, तो y भी चांद पे पहुंच रहा है, तो वो वेव की इक्वेशन, क्योंकि हमने देखा y का जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए फाइनाइट में होगा तभी तो ऐसे चलेगा। कुछ सीखे क्या? कंफर्म हो? जल्दी आंसर बोलो अब। हाँ गया रे, ये लिख लेना रे तुम लोग, आंसर बोलो अब जल्दी से। चल 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 चल, जल्दी आंसर आंसर। पहला सिचुएशन, लाइन बनाए, अरे जो बोला उसको रिसेंबल करते हैं ना भाई। t इज इक्वल टू 0 पे बचवा कौन सा इक्वेशन दिया है? कोई भी नहीं। अरे ये वाला है ना, कहां पे दिया है, t इज इक्वल टू, और e की पावर कैसी है, तो ये नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया सर। बायो वाले त्रस्त हो जाएं। नेगेटिव, पर ऐसा नहीं, इतनी फिजिक्स आनी चाहिए यार, इतनी भी तो फिर भी पढ़ो ही नहीं, हटाई दो सिलेबस से, इतना तो आना चाहिए ना। तो अब तुम्हें पता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? कुछ समझे क्या? और कहां पे होगी जब पावर कितना हो जाए? नहीं समझे, पावर 0 हो जाएगा। अब बताओ इसका पावर 0 कहां पे होगा, x इज इक्वल टू कितना रख दे कि ये 0 बन जाए? अरे ई की पावर 0 कैसे आ सकती है, x कितना रख दूं? तो तुम्हें ऐसा फील आ रहा है सर x इज इक्वल टू -2 पे, ये मान लो बनाया मैंने, x इज इक्वल टू -2 पे, ये सबसे बड़ा वाला, कुछ समझ पा रहे हो क्या? ये t इज इक्वल टू कहां की बात हो रही है, कहां पे ये मैक्सिमम पे पहुंचा हुआ है? दूसरा पकड़ो, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब ये वेव है कि नहीं है? वैसे तो सवाल में पहले ही दिया था, नहीं दिया रहता तो भी अपन समझ जाते। क्यों समझ जाते, कैसे जज करते? y की वैल्यू फाइनाइट है, y की वैल्यू फाइन, तो अब मुझे दिएगा नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो हम क्या हंसते हंसते बोल सकते हैं, अरे सर ये वेव का बनेगा, क्योंकि y कैसा रहेगा, फाइनाइट रहेगा। समझ में आ रहा है फाइनाइट इनफाइनाइट का मतलब? जैसे अगर y इज इक्वल टू 5 की पावर x है, पॉजिटिव x रहेगा तो वो इनफाइनाइट बन जाएगा बच्चों। आप x डालते जाओगे उसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी, अरे 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, इनफाइनाइट हो गया ना यार, x इनफाइनाइट रखेंगे तो y इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये वेव नहीं बनाएगा, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट मुझे इनफाइनाइट तक पहुंचा रहा है, तो ऐसा वेव का बिहेवियर नहीं होता है। वेव को तो ऐसे उड़ा है तो गिरना पड़ेगा भाई, उड़ा है तो गिरना पड़ेगा, तो फाइनाइट रहेगा तभी तो ऐसा होगा। तो अब इसका बताओ, ये दूसरा कब का बोला है बच्चा, t इज इक्वल टू कहां पे बोला है, 1 सेकेंड पे। और यहां भी जरा देखो तो x की वैल्यू कितना रखू 0 के लिए, -2, कुछ समझ पा रहे हो क्या? मतलब, अच्छा हाँ यहाँ 2 रखेंगे ना, तो 2 इधर आएगा ना बच्चा, बात नहीं यार। यहाँ x की वैल्यू कितनी बच्चा, यहाँ x की वैल्यू कितनी, तुम्हें समझ में आ रहा है कैसे पीक पकड़ा होगा, आया क्या? अब पढ़ो तो क्या पूछा है, अच्छा पूछा क्या है, देन द वेव प्रोपोगेशन वेलोसिटी इज, किधर जा रहा है, t इज इक्वल टू 0 पे कहां पे था, और t इज इक्वल टू 1 पे कहां पहुंचा हुआ है, +2 पे। अरे मीन पोजीशन कहीं यहां होगा क्या, x इज इक्वल टू 0, तो ये यहां से कहां पहुंच गया, तो इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन किस तरफ है, पॉजिटिव एक्स की, पॉजिटिव एक्स ना यार, समझ गए? दूसरा क्या पूछा है, वेलोसिटी भी पूछा है ना बच्चा, कहां पे था ये, -2 पे, अभी कहां पहुंच गया, तो कितनी दूरी तय करी इसने, अरे 4 करी ना यार, -2 से +2 कितना दूरी होता है, टाइम कितना लगाया है, तो रफ्तार कितनी होगी? क्या आपको हवा लगा, क्या चक्कर चाहिए इसने, यहाँ एक दो और इक्वेशंस अपन लिखेंगे। वैसे एक तो ये वाला हो गया, और एक जो रहता है बच्चा, हाँ, ये लग रहा तुम्हें ये भी ये होगा कि नहीं होगा,
बस बस लास्ट, ये y दिख रहा है क्या, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब ये वेव का इक्वेशन है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? सर y फाइनाइट होना चाहिए, y कैसा होना चाहिए? अब यहां पर तुम x का बड़ा से बड़ा वैल्यू सोचो जिसके लिए y बड़ा से बड़ा हो जाए। सोचो बेवकूफो, x बढ़ाओगे उसका स्क्वायर को और बड़ा बनेगा, उसमें 5 और ऐड होगा, और डिवाइड किससे हो रहा है? तो गधो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो y घटेगा ना यार। अरे नहीं समझ में आया। यही अगर ऊपर होता तो, अरे यही अगर ऊपर होता, यही एक्सप्रेशन को मैं ऊपर लिख दूं, तो x को बढ़ाते जाओगे तो y बढ़ते जाएगा ना बच्चा। और तो इन मतलब ये इतना आसान नहीं है जैसे एसएचएम में था ये इतना। पर तुम्हें अगर बात समझ में आ गई फाइनाइट और इनफाइनाइट वाली, तो आप देख के नहीं बता दोगे कि अच्छा एक्स यहां रखते जाओ सर, एक्स रखने पे मैं देख रहा हूं कि इसकी वैल्यू और बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो वेव ही इक्वेशन नहीं है। और जब वेव का इक्वेशन नहीं होगा तो सॉल्व नहीं करेंगे, छोड़ दिए, समझ गए क्या? और जब एक्स पुट कर रहे हो और देख रहे हो ससुरे का वैल्यू और घट रहा है, तो वो वेव रहेगा। पर देख लेना है ना, पता चला घटते घटते जैसे। अच्छा पहले इसको देख लेते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ रहता 4x प्लस 5t का होल स्क्वायर प्लस 5, ऐसा रहता बच्चा वाई एक्स टी, तो अब इस केस में x को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? भाग जाएगा ना यार। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू इनफाइनाइट करेंगे तो y भी कहां भाग जाएगा? तो वेव का इक्वेशन बनेगा क्या? समझ गए क्या? बट यहां क्या हो गया देख तो, हम x को अगर बढ़ाएंगे तो y, तो अब y की बताओ मुझे मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? यानी इसको कम से कम रखें। मैंने कहा इस y की वैल्यू बेटा मैक्सिमम कब हो सकती है? तो अब तुम बोलोगे सर x को नेगेटिव में डाल दो, तो x को नेगेटिव में डालोगे तो बाहर क्या लगा हुआ है, तो स्क्वायर को फिर से क्या बना लेगा वो? कुछ समझ गए क्या? तो मिनिमम क्या कर सकते थे, x को क्या पुट कर सकते थे, मिनिमम जीरो। तो जीरो पुट करते, जीरो पुट कर, ज्यादा ज्यादा क्या पुट कर सकते हैं, जीरो। कुछ समझ में आया क्या? हाँ। अच्छा बताओ कौन सा आंसर होगा, पल्स इज मूविंग इन अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये बात सही है गलत है? कैसे पहचानेंगे पॉजिटिव नेगेटिव? ए एक्स प्लस, ए एक्स प्लस बी टी वाले में नेगेटिव एक्स डायरेक्शन था, ए एक्स माइनस, तो क्या होगा, पहला सही है गलत है? ठीक है, नहीं। दूसरा पढ़ो, इन 2 सेकेंड इट विल ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ, टाइम कितना रख रहा है? 2 सेकेंड के लिए बोला है ना? अच्छा ठीक है, ये इक्वेशन देखो क्या दिख रहा है, 4x प्लस 5t का होल स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बेटा कितनी हो सकती है? मैक्सिमम बताओ, मैक्सिमम। एक्स जीरो, मान लो एक्स जीरो, और टी की वैल्यू अगर हम लोग 1 भी रखें, 1, तो कितना हो जाएगा ये, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 30। तो 0.8 बाई, ठीक है ना? कितना आएगा बोलो, आते हैं क्या सॉल्व करने? बना के आओगे अगली क्लास में ये क्वेश्चन। और आज घर जाना, मैं भेज देता हूं मेरे पास होगा तो, वेव के इक्वेशन वाले क्वेश्चन आज बनाने की कोशिश करना, ठीक है?